गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ सतीश गोहिल फ्रॉम सहजानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल आठेज। तो विद्यार्थी मित्रों, आज आपके स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 18 रचना पढ़ने जाने। रचना रचना मतलब यहाँ पर बनाना। नहीं बोलते कि मैंने इसकी रचना की है, मैंने इसकी रचना की है, हमने ये रचना की, हम सब ने मिलकर ये रचना की। तो दैट इज कॉल्ड रचना। इस पाठ के लेखक है रघुवीर चौधरी, जिसका जन्म सन 1938 में हुआ था। रघुवीर चौधरी हमारे गुजरात के ये बापूपुरा जिला गांधीनगर में उनका जन्म हुआ था। स्कूली शिक्षा उन्होंने मानसा से प्राप्त की थी और उच्च शिक्षा के लिए वो अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़े थे। हिंदी का अभ्यास, अध्ययन, भाषा साहित्य भवन, गुजरात यूनिवर्सिटी के हिंदी विभागाध्यक्ष के प्रोफेसर पद के निवृत्त हुए और नई तालीम संस्थाओं के सूत्रधार बने। वो कई उच्च पद पर है। रघुवीर चौधरी को भारत का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पाठ की ओर बढ़ते तो रचना क्या है? रचना मतलब हमने कोई भी चीज़ वस्तु बनाई वो उसे हम रचना कहते हैं। विरोध प्रकट, यहाँ पर एक विरोध प्रकट करने की बात है। विरोध प्रकट करने के लिए बल प्रयोग और तोड़फोड़ करने का तरीका बहुत दिनों से काम में लाया जाता रहा है। विरोध प्रकट करना हो सर, अगर हम देखते हैं तो सरकार के खिलाफ लोग विरोध प्रकट करते हैं तो क्या करते हैं, देखा आपने, बसों में तोड़फोड़ करते हैं, आमने सामने पुलिस वालों के साथ लड़ते हैं। ये तरीका तो बहुत दिनों से चला आता है, लेकिन प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने वर्तमान परिस्थितियों में नवयुवकों को तोड़फोड़ करने के बजाय प्रतीक्षा करके और सामाजिक कार्य में संलग्न होने का संदेश दिया है। लेखक ने यहाँ पर तोड़फोड़ करने से मना किया है और प्रतीक्षा करने की, धीरज रखने की, वेट करने का और सामाजिक कार्य में संलग्न होने की बात की है। पाठ एक नाटक जैसा है। इसमें 3-4 कैरेक्टर है, वो आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पर कुछ एक कहानी जैसा पाठ जैसे है, तो इसमें ज़्यादातर रीडिंग ही आएगा। तो मैं आपको रीडिंग करता जाऊँगा और जहाँ जहाँ पर ऐसा लगे हार्ड वर्ड आएगा वहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक सेट तैयार किया गया है, नाटक के जैसा है। एक सेट है, शाम का समय है, ग्राम पंचायत के कार्यालय के बंद दरवाजे के पास बैठा चौकीदार जम्हाई ले रहा है। ग्राम पंचायत मतलब जो गांव की अगुवाई करे ऐसा प्रशासन, जिसमें सरपंच होते हैं, उसके सदस्य होते हैं और वो जहाँ पर मिलते हैं ऑफिस, उसे ग्राम पंचायत के कार्यालय के बाहर बैठा चौकीदार जम्हाई ले रहा है। जम्हाई मतलब कि उब आलस आदि से होने वाली शारीरिक क्रिया। हम नहीं ऐसे सुबह उठते जैसे हम कहते ऊ करते हैं, वो जम्हाई ले रहा है बैठे बैठे। तो ऑफिस से दूर बैठा रमेश, निमेश और नरेश गंभीरता से बात करते दिखाई देते हैं। ये 3 कैरेक्टर रमेश, निमेश और नरेश, आप बाहर दूर, थोड़े ऑफिस से दूर बैठे और गंभीरता से एक दूसरे से बात करते। गोपी प्रवेश करती है, तभी वहाँ पर गोपी प्रवेश करती है। गोपी दोनों और देख लेने के बाद अविनाश जी यहाँ नहीं है। गोपी ने इधर उधर देखा और पूछा वहाँ पर बैठे तीनों को कि अविनाश जी यहाँ पर नहीं है। ये भी एक हमारे चैप्टर का एक कैरेक्टर है, अविनाश मेन कैरेक्टर। निमेश कहता है, गोपी तुम क्या कोई काम था अविनाश का? अरे तुम यहाँ पर क्या, कोई तुम्हें काम था अविनाश का? तब गोपी कहती है, खास तो नहीं, पर कल उन्होंने वादा किया था आज इसी समय वे मुझसे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। अरे कुछ खास काम तो नहीं था, लेकिन कल उन्होंने कहा था कि ये टाइम पर, मतलब अभी जितने बजे कि ये टाइम पर वो मुझे प्रसाद जी की कविता समझाएंगे। गोपी कहते हैं, आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं? रमेश कहता है, कविता समझने कोई फायदा नहीं होगा गोपी, कोई ठोस काम करो या अविनाश को करने दो। कि कविता समझने से कोई फायदा नहीं, कोई ठोस काम करो के या अविनाश को करने दो के। गोपी बोलती, आप भी कैसा मजाक कर रहे हैं रमेश भाई, कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है के। निमेश पर आत्मा या संवेदना हो तभी नहीं के। गोपी कहती है कि कविता तो आत्मा की कला है, संवेदना का सौंदर्य है। तभी निमेश कहता है कि पर यहाँ पर आत्मा और संवेदना हो तभी नहीं के, तभी हम कविता समझेंगे नहीं के। गोपी कहते, क्या निमेश भाई, क्या निमेश भाई की आत्मा नहीं है? क्या तुम में आत्मा नहीं है? निमेश के कभी थी, आज नहीं है। हम सब आज निर्णय कर चुके हैं कि ये जो हमारे हाथ है वही पर्याप्त है क्या? पहले थी अब नहीं है कि, और आज हम सबने निर्णय के लिए कि जो हाथ है हमारे यही पर्याप्त है। गोपी बोलती, हाथ तो सभी के होते हैं नरेश के, पर आज हम इन हाथों का कमाल दिखाएंगे। गोपी कहती कि हाथ तो सभी का होते हैं। तभी नरेश कहता है कि हाथ तो सभी के पास होते हैं, पर आज इसका हम कमाल दिखाएंगे कि आज सब क्या कर सकते हैं। गोपी के मैं समझी नहीं नरेश भाई। नरेश कहते कि हम इन हाथों का सदुपयोग करेंगे, कि आज हम इन हाथों का सदुपयोग करेंगे। गोपी कहते, यह तो आपने और भी मुश्किल बात कही। रमेश, नरेश और तीसरा कौन था? निमेश।
वो बैठे बैठे गोपी को कुछ और बता रहे थे, गोपी कुछ और समझ रही थी और कुछ और बता रहे थे, ताकि जो दोनों चारों के बीच वो तीन और गोपी उनके बीच कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही थी। ज़्यादातर कौन मुश्किल में पड़ जाता था, बात नहीं समझ पाता था, इसलिए गोपी। तभी को बोलती सो तो आपकी सलाह के बिना ही पढ़ूंगी। सॉरी, यह तो आपने और मुश्किल बात। तभी रमेश कहते तुम अभी बच्ची हो, जाओ कविता पढ़ो ही। तभी रमेश गोपी को समझा कि तुम अभी बच्ची हो, मतलब कि छोटी हो, तुम जाओ कविता पढ़ो। तभी गोपी कहती कि सो तो आपकी सलाह के बिना भी पढ़ूंगी। तभी वो रमेश को कहती कि वो तो आप सलाह नहीं दोगे तो भी मैं पढ़ूंगी, लेकिन सचमुच आप अपने हाथों का सदुपयोग करने जा रहे हैं तो इच्छा होती है कि मैं भी साथ क्यों ना दूंगी। गोपी ना समझ थी, मतलब गोपी ना समझ मतलब ये लोग क्या करने वाले थे गोपी जानती नहीं थी, इसलिए गोपी ने बोला कि आप अपने हाथ का जो सदुपयोग करोगे तो क्यों मैं भी इसमें साथ न दूँ, कि क्यों मैं भी आपका साथ दूँ, तो कि मेरे हाथों से भी एक सदकार्य हो जाए। गोपी को पता नहीं था ये क्या करने वाले। तभी रमेश कहता है कि तुम्हारा हाथ अभी कोमल है बहन, जाओ अविनाश से मैं कहूँगा कि तुम आई थी, जाओ, मगर हाँ उसका इंतजार मत करना, आज हम यहाँ से हटने वाले नहीं है, न तो पंचायत के किसी सदस्य को हटने देंगे जब तक वे हमारे सभी सवालों का जवाब न दे। तभी रमेश गोपी को कहता है कि तुम्हारा हाथ अभी कोमल है, मतलब लड़कियों के लिए सही नहीं है, तुम जाओ और मैं अविनाश को कह दूंगा कि तुम यहाँ पर आई थी और उसका इंतजार मत करो, यहाँ से जाओ। और वो कहता है कि आज हम तीनों यहाँ से हटने वाले नहीं, और जो पंचायत में सदस्य है उसको भी हम यहाँ से जाने देने वाले नहीं है जब तक वो हमारे सवाल का जवाब ना दे। मतलब उन्होंने ग्राम पंचायत की जो बॉडी होती है, सरपंच और सभ्य, उसको कुछ सवाल पूछे थे जिसका वो लोग सही से उत्तर नहीं दे रहे थे। तभी गोपी कहती है कि जवाब क्यों नहीं देंगे, जो लंबा भाषण कर सकते हैं उसके लिए जवाब देना तो आसान बात होता है। कि गोपी कहती है कि वो जवाब क्यों नहीं देंगे, जो लंबे भाषण कर सकते हैं वो आराम से जवाब भी दे सकेंगे। नरेश बोलते हैं कि आसान तो होता है, वहाँ आकर हमसे बात आसान होता तो वे यहाँ आकर हमसे बात न करते। खड़ा होकर चौकीदार की ओर जाता है, देखो तो सही दरवाजा बंद करके सभी भीतर बैठे, नालायक उल्लू के पट्टे। कि जवाब देना इतना आसान होता तो हमारे पास आकर बात नहीं करते ही। तभी नरेश खड़ा होकर चौकीदार की ओर जाता है और कहता है कि देखो सभी अंदर दरवाजा बंद करके बैठे, सभी नालायक है, उल्लू के पट्टे। हिमेश बोलते अब शब्दों को उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है, याद रखोगे। अब शब्दों के उपयोग पर अविनाश का प्रतिबंध है, मतलब अविनाश वो ग्रुप था, उसका लीडर था। और अविनाश ने मना किया था कोई भी बात करो लेकिन अपशब्द मत बोलो। नरेश है तभी तो हम अभी तक शांत है, कितनी बार तो हमने प्रार्थना पत्र दिए, कितने दिन तक प्रतीक्षा की, आखिर हार कर आज उपवास पर बैठे हैं। नरेश के इसीलिए तो हम शांत बैठे, अविनाश का प्रतिबंध है इसलिए। और कितनी बार हमने प्रार्थना पत्र मतलब रिक्वेस्ट लेटर भी भेजा है, कितनी दिन तक प्रतीक्षा भी किए, आखिर आज हम हार कर उपवास पर बैठे हैं। वे लोग उपवास पर बैठे थे कि आज हम हार गए, हम उन लोगों ने जवाब नहीं दिया, इसलिए आज हम उपवास पर बैठे हैं। तभी रमेश बोलता है नरेश की बात को आगे बढ़ाते हुए कि ठीक है, 2 घंटे पहले उनकी मीटिंग शुरू हुई थी, बीच में हमने बार बार कहलवाया कि हमको अंदर बुलाओ या बाहर आकर हमसे बात करो, बस जवाब ही नहीं दिएगी। रमेश कहता है कि करीबन 2 घंटे से उनकी मीटिंग शुरू हुई है, बीच बीच में हमने 2-3 बार कहलाया कि हमें अंदर बुलाओ या बाहर आकर हमसे बात करो, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। नरेश बोलते हैं जैसे हमारी हस्ती उन्हें कबूल नहीं है। नरेश कहते हैं कि जैसे हमारी हस्ती मतलब हम यहाँ पर खड़े हैं, हम वहाँ पर जाए वो उन्हें कबूल ही नहीं है। हमारी हस्ती है मतलब हमारा अस्तित्व उन्हें कबूल नहीं है। रमेश के ऐसा तो नहीं है, पर वे जानते हैं कि पिंजरापोल के मवेशियों की तरह ये कुछ नहीं कर सकते। रमेश कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है, पर वे जानते हैं कि ये लोग पिंजरापोल मतलब जो जहाँ पर मवेशी है, मतलब कि जो गाय भैंस जो बूढ़े हो जाते हैं, गाय बैल, वो वहाँ पर रख देते, ये कुछ नहीं कर पाते। वैसे ये लोग हमें भी ऐसा ही समझते हैं। नरेश तब थोड़ा गुस्से में आते हुए हम कुछ नहीं कर सकते, निमे के जवाब तलब कर सकते हैं, जवाब तलब कर सकते हैं मतलब कि जवाब मांग सकते और कुछ नहीं कर सकते। रमेश सभी गोपी से कहते आखिर सदस्य साहिबों ने कहलवाया कि तुम चाहो तो शिष्ट भाषा में आवेदन पत्र दे सकते हो। गोपी बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, पर क्या आप शिष्ट भाषा का उपयोग कर सकेंगे? कि शिष्ट मतलब कि एक अच्छी भाषा सही से लिखकर। तभी गोपी कहते बड़ी मेहरबानी की उन्होंने, लेकिन आप शिष्ट भाषा का उपयोग कर सकेंगे? नरेश के अविनाश कर सकता है। हमने कहा कि जाओ भाई एकांत में बैठकर संस्कृत प्रचुर भाषा में लिख जाओ, पर बड़ी देर कर दी गई कि हम तो नहीं कर सकते, लेकिन अविनाश कर सकते हैं। इसलिए हमने अविनाश को भेजा कि जाओ कोई संस्कृत में लिख कर आओ अच्छी भाषा में। लेकिन वो गया, लेकिन बड़ी देर कर दी उन्होंने आने में। रमेश के शिष्ट शब्द खोज रहा होगा। रमेश बोलते कि वो शिष्ट शब्द खोज रहा होगा। तभी गोपी कहती है आज आप उनकी मदद करो तो अच्छा होता। नरेश बस हमने मैटर दे दिया है।
गोपी कहती कि आप अविनाश की मदद करो तो अच्छा है। तभी नरेश कहते कि हमने उसको मैटर मतलब जो भी बात है उसको हमने दे दी है, वो लिख कर आएगा, मैंने समझा दिया है। मैटर मतलब किस्सा। गोपी के मैं जान सकती हूँ। गोपी कुछ बोली कि मैं जान सकती हूँ। नरेश के क्यों नहीं, सारा गांव जानता है। इन सदस्य महोदय ने बेशर्म होकर भ्रष्टाचार के कई मामलों में जो सहयोग किया है, मतलब कि ग्राम पंचायत के सभी सदस्य ने भ्रष्टाचार में सहयोग दिया है, कई मामलों में ऐसा सहयोग दिया है। गोपी बोल चलिए, एक क्षेत्र में तो सहकार की भावना फैलेगी। रमेश गोपी इस बात पर तुम भीतर जाकर इन लोगों को बधाई दो, मजा आएगा। निमेश वे हमारा मजाक समझ पाए तभी नहीं के मतलब कि ये जो गांव के नवयुवान थे, वो गांव के जो ग्राम पंचायत के सदस्य थे उनसे कुछ भ्रष्टाचार हो गया था, मतलब बेईमानी हो गई थी, तो उनका ये विरोध कर रहे थे। विरोध मतलब कि वो उन्होंने एक अर्जी की थी कि भाई आपने ये कितने रुपये से किया, वो सब उनकी बात थी। मतलब कि वो क्या किया उन्होंने, वो उसका जवाब, सवाल पूछा था उसका जवाब मांगते थे कि आप ये जो ग्रांट आती है गवर्नमेंट की, ये आपने कहाँ कहाँ यूज़ की और कितने रुपये इसमें यूज़ किए, वो सब वो जवाब मांग रहे थे। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत के सदस्य वो जवाब नहीं दे रहे थे। इस बात पर ये लोग यहाँ पर उपवास पर बैठे थे। नरेश कहते हुए समझेंगे कि गोपी जैसी होनहार लड़की ने मैं बधाई दी, तारीफ की है। गोपी क्या सबके सब बुद्धू है के? निमेश है तो बड़े चालाक, पर जरूरत पड़ने पर बुद्धू भी बन सकते हैं। निमेश के वो सब है तो बड़े चालाक, लेकिन जब जरूरत आन पड़ी तो बुद्धू भी बन सकते हैं। अविनाश अभी क्यों नहीं है, जरा देखो तो सही गोपी, वह शायद दद्दा के घर बैठा हो। तभी निमेश कहता है कि अविनाश अभी तक क्यों नहीं आए, जाओ देखो तो गोपी, लगता है वो अपने दद्दा के घर बैठा हुआ है। गोपी आप लोगों को हर्ज न हो तो उनके साथ यहाँ आओ। गोपी जाती है, लेकिन वो कहती है कि आप लोगों को हर्ज ना हो, मतलब आप लोगों को तकलीफ ना हो, तो मैं यहाँ पर अविनाश को बुलाकर उनके साथ आऊँ। रमेश का हर्ज तो शायद तुम्हें तुम्हारे बड़े भाई साहब को होगा। गोपी यह आपकी गलत फहमी है, मैं आऊँगी। नरेश बंद दरवाजे के पास जाकर दरार से देखने की कोशिश करता है, चौकीदार हाथ पकड़कर उसे हटा देता है। गोपी जाती है, तब नरेश है वो जो ग्राम पंचायत की ऑफिस है वहाँ पर दरवाजे के पास जाकर जो दरवाजे में दरार होती है वहाँ से देखने का प्रयास करता है, लेकिन चौकीदार उसे वहाँ से हटा देता है। रमेश सो तो है ही। अविनाश आवेदन लेकर पढ़ता, सॉरी मैं आगे चला गया। रमेश के क्या कुछ पता चला? नरेश कैसे चले, मुंह के मुंह डाले खुसुर खुसुर कर रहे सभी के। नरेश वहाँ पे देखने गया था तो उसके चौकीदार ने हटाया, तो रमेश ने उसे पूछा कि तुझे कुछ पता चला? तो नरेश उसका जवाब दिया कैसे चले, सब मुंह में मुंह डालकर, मतलब कि एकदम पास आकर खुसुर खुसुर मतलब कानाफूसी कर रहे हैं, बहुत धीमी धीमी आवाज़ में बातें कर रहे हैं। तभी अविनाश प्रवेश करता है। अविनाश किसी का तिरस्कार मत करो नरेश, हम इस गाँव के कुछ पढ़े लिखे युवक हैं, हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है। किसी का तिरस्कार मत करो, मतलब किसी का अपमान मत करो, हम इस गांव के पढ़े लिखे लोग हैं और इस गांव को और हमारी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा है हमारे गांव के प्रति। रमेश सो तो है ही, और वो अविनाश आवेदन पत्र लेकर पढ़ता है। जो अविनाश आवेदन पत्र लेकर आया है वो रमेश उसके हाथ से लेकर पढ़ने लगता है। निमेश क्या लिखा? अविनाश बस वही, उनके सभी घोटाले, पंचायत के घाटे के कारण पूर्व के वितरण का प्रश्न, गरीबों के लिए आने वाले राशन को काला बाजार में बेचने की बात। जो ग्राम पंचायत के सदस्यों ने जो घोटाले किए थे वो सभी अविनाश ने का पर्चे आवेदन पत्र में लिखे और उनके जवाब मांगे। निमेश वे तो कह देंगे कि रेशन वगैरह का काम तो सहकारी मंडली करती है। रमेश मगर उस मंडली पर कुंडली मारकर तो वही बैठे हैं या कोई और ही के? नरेश के ठीक है जाओ दे आओ अविनाश। अविनाश आप दे आइए रमेश भाई। निमेश हाँ आप बड़े हैं हम सबसे। रमेश इससे क्या, हमको जगाया तो है ही अविनाश ने, आपस में एक दूसरे के कौन देने जाएगा ये चर्चा हो रही है। नरेश कहता है कि आप अविनाश भाई आप दे आओ, तब अविनाश कहता है कि नहीं रमेश भाई आप दे आओ। तो निमेश कहते हैं कि आप में हम सबसे बड़े हैं, मतलब अविनाश इन सब में बड़ा था इसलिए तुम देकर आओ। रमेश के इससे क्या है, हमको जगह तो आप ही है ना अविनाश, मतलब आपने ही हमको तैयार किया है ये विरोध करने के लिए, तो आप ही जाओ। तो सब कहते हैं अविनाश कि तुम जाओ। अविनाश कहता है कि छोड़िए इन फालतू बातों को, आप दे आइए और कहिए कि हमें आज ही जवाब चाहिए। अविनाश सबको समझाते कि छोड़िए इन बातों को, आप जाओ तीनों और दे आओ और कह देना कि हमें आज ही जवाब चाहिए। नरेश के आज ही नहीं अभी चाहिए। रमेश के अच्छा, वो चौकीदार के पास जाते दरवाज़ा खोल दो।
मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोल दो, क्या हुक्म नहीं है? हुक्म की ऐसी तैसी, मैं कहता हूँ कि खोल दो वरना तोड़कर भीतर जाऊँगा। रमेश दरवाजा चौकीदार के पास जाता है और कहता है कि दरवाज़ा खोल दो। तब चौकीदार कहता है हुक्म नहीं है। तभी रमेश थोड़ा गुस्से में आता है, कहता है कि हुक्म की ऐसी की तैसी, मैं कहता हूँ दरवाज़ा खोल दो वरना मैं तोड़कर भीतर चला जाऊँगा। अविनाश कहते हैं अरे रमेश भाई आप इस पर क्यों बिगड़ते हो, ऐसा कीजिए पत्र उसे दे दीजिए, भीतर जाकर दे आएगा। तभी अविनाश रमेश को समझाते कि आप इसके ऊपर क्यों बिगड़ते हो, मतलब आप चौकीदार के ऊपर क्यों गुस्सा करते हो। एक काम करो आप उनको पत्र दे दो, वो अंदर जाकर दे आएगा। रमेश के ठीक है लो जाओ दे आओ। रमेश चौकीदार के हाथ में पत्र देता है। चौकीदार पत्र लेकर भीतर जाता है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर देता है। रमेश कुछ देर वहाँ खड़ा रहता है, लौट आता है, बड़ी प्यास लगी है, मतलब रमेश को बड़ी प्यास लगी थी इसलिए वो वापस वहाँ से चला आया। थोड़ी देर वहाँ पर रुका, चौकीदार अंदर गया लेकिन वहाँ से कुछ आया। नरेश मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है। रमेश को तो प्यास लगती है लेकिन नरेश कहते हैं कि मुझे तो भूख भी ऐसी लगी है। तभी निमेश कहते हैं मैं तो जीवन में पहली बार उपवास कर रहा हूँ। तभी निमेश कहते हैं कि मैं तो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम उपवास कर रहा हूँ। अविनाश किसने कहा था? तभी अविनाश उसको कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा था? तभी रमेश कहते हैं मैंने उपवास का कुछ अच्छा असर, मैंने सुना है कि उपवास का कुछ अच्छा असर पड़ता है, पुलिस पकड़कर ले नहीं जाती, कि हम उपवास करेंगे तो हमें पुलिस पकड़कर नहीं ले जाएंगे, इसे विरोध करेंगे। निमेश बोले पुलिस तो यहाँ है ही, कहाँ है कि? तभी निमेश कहते हैं कि पुलिस तो यहाँ के ही है, यहाँ ना हो पड़ोस के गांव में तो है ना कि? तभी रमेश कहते हैं कि यहाँ पर नहीं लेकिन पड़ोस के गांव में तो है। तो नरेश के तो क्या ही के? अविनाश के कुछ नहीं, वो आएगी तो हमें तो हम उसे बता देंगे तुम्हें कानून का भंग करने वाले को पकड़ना है तो पकड़ो, दरवाजे के और निर्देश करते हैं उन लोगों को। अगर ये अविनाश कहता है कुछ नहीं, कि अगर आएगी तो हम उसे बता देंगे कि जो कानून के भंग करने वाले हैं आप उनको पकड़ो, और दरवाजे की ओर इशारा करता है, मतलब कि जो ग्राम पंचायत कार्यालय है वहाँ पर इशारा करता है, और जो कि अंदर बैठे उन लोगों को तुम पकड़ लो। तभी नरेश कहते हैं कि आपकी बात मान लेंगे अविनाश, आज नहीं तो कल ही। रमेश कहते तुम बड़े आशावादी हो अविनाश। अविनाश के हाँ हूँ, तभी तो इस काम में लो चौकीदार आ गया। ये लोग बातें कर रहे थे तभी चौकीदार आ जाता है। सभी उत्सुकता से चौकीदार के पास जाते हैं, वह बिना बोले ही ताला लगाने लगता है। नरेश उसे रोककर भीतर झांक लेता है। रमेश भी चौकीदार निमेश को रोककर ताला लगाकर शांति से चला जाता है। बड़ी चौकीदार है तो बड़ी उत्सुकता के पास वो सभी जाते हैं कि अब क्या होगा जानने के लिए। वो बिना बोले ऑफिस को ताला लगाने लगता है। नरेश उसे रोककर भीतर झांक लेता है। तभी नरेश उसे रोकता है और अंदर देख लेता है ऑफिस में, और रमेश भी उसके साथ देख लेता है। चौकीदार निमेश को रोककर ताला लगाकर शांति से चला जाता है। चौकीदार निमेश और रमेश को रोककर दरवाजे पर ताला लगाकर वहाँ से शांति से चला जाता है। तभी नरेश गुस्से में बोलता है लो भाग गए सभी उस दरवाजे से। जो ग्राम पंचायत के सब सदस्य थे वो दूसरे दरवाजे से चले गए, मतलब वो उनकी भाषा में वो भाग गए। अविनाश तभी धैर्य तथा दृढ़ता से, मतलब कि धैर्य धीरज से और दृढ़ता से आत्मविश्वास से कहता है भाग कर जाएंगे कहाँ, उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल उन्हें हमारे प्रश्नों का जवाब देना ही पड़ेगा। रमेश कहते कल की आशा छोड़ दो, अब तो हमारा आवेदन पत्र फाइल हो गया है। कि कल की आशा छोड़ दो, जो आप हमारे जो आवेदन पत्र दिया है वो फाइल हो गया है। निमेश वे लोग अब खा पी कर चैन से सो जाएंगे और हम यहाँ, निमेश कहते हैं कि वे लोग तो घर जाएंगे खा पी कर चैन से सो जाएंगे और हम यहाँ, नरेश तभी कहते हैं हम उन्हें चैन से सोने नहीं देंगे, हम उनकी नींद हराम कर देंगे। तभी नरेश गुस्से में कहते हैं कि हम उन्हें चैन से नहीं सोने देंगे, हम उसकी नींद हराम कर देंगे। तभी अविनाश थोड़ी चिंता में क्या करोगे? रमेश कहते हैं दरवाजा तोड़कर अपना वह पत्र खोद निकालेंगे फिर जाएंगे उनके घर। रमेश कहते हैं कि हम ये कार्यालय का दरवाजा तोड़ देंगे और हमारा जो आवेदन पत्र है वो हम खोज कर निकालेंगे फिर उनके घर जाएंगे। तभी नरेश कहते हैं वहाँ उनके पालतू कुत्ते हो हमें रोकेंगे। मेरा ख्याल है कि, और वो हाथ में पत्थर लेने का भी नहीं करता है कि मेरा ख्याल है कि हम पत्थर लेकर जाए। नरेश कहते हैं कि हम उनके घर जाएंगे तो वहाँ उनके पालतू कुत्ते, मतलब उनके जो कुछ आदमी होंगे वो हमें रोकेंगे, इसलिए हम हाथ में पत्थर लेकर जाएंगे। रमेश कहते हैं कि ठीक है। पत्थरों की बात सुनकर सभी दौड़ आएंगे और वो पत्थर उठा लेता है। रमेश नरेश की बात से सहमत हो जाता है कि ठीक है हम पत्थर लेकर जाएंगे और पत्थरों की बात सुनेंगे तो सभी गांव के लोग हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे। निमेश के चले अविनाश भाई उठाइए पत्थर। निमेश कहते हैं चलो अविनाश भाई पत्थर उठाओ और हमारे साथ चलो। तभी अविनाश इन सबको रोकता है और कहता है कि मजाक छोड़ो रमेश, इसे तुम अभी भी मजाक समझ रहे हो, वाह रे पंडित चलो उठाओ पत्थर, एक साथ वार करेंगे। तभी रमेश कहते हैं कि आप तुम्हें मजाक लगता है, वाह रे पंडित चलो पत्थर उठा लो एक साथ वार करेंगे। अविनाश नहीं यह असंभव है, हम इस मकान को तनिक भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, जो हमारा ही है उसे।
ये लोग पत्थर किसे मारना चाहते थे? गांव पंचायत के सदस्य को नहीं, लेकिन जो ग्राम पंचायत का कार्यालय है उसका दरवाजा तोड़ने के लिए उसके ऊपर पथराव करना चाहते थे। लेकिन अविनाश उसे रोकता है कि मैं इस मकान पर तनिक भी नुकसान नहीं दूंगा, ये हमारा ही है, ये हमारा ही है। रमेश कहता है अब भी इसी भ्रम में हो कि हमारा है, चलो नरेश निमेश देर क्या कर रहे हो। रमेश तभी अविनाश को समझा कि तुम्हें भ्रम है कि ये हमारा है, लेकिन ये हमारा है ही नहीं। चलो निमेश और रमेश, चलो नरेश और निमेश देख क्या रहो, देर करो। तीनों कुछ कदम आगे बढ़कर पथराव करते हैं और तीनों ने तो पत्थर मारना शुरू कर दिया। अविनाश बोलता है कि रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ वरना। अविनाश हम लोगों को समझाता है और रोकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। नरेश कहते हैं वरना क्या, तुम ही ने तो हमें इसके लिए भड़काया था, कि तुम ही ने तो हमें इसके लिए भड़काया था, मतलब उकसाया था ये करने के लिए। तभी अविनाश कहते हैं कि भड़काया नहीं था, जगाना चाहता था, कि मैंने तुम्हें भड़काया नहीं था लेकिन जगाना चाहता था, शायद वह मेरी गलती थी, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। रमेश भाई कम से कम आपसे तो। रमेश तुम यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ तुम तोड़फोड़ देखकर तुम्हें दुख होगा, जाओ। रमेश कहते कि तुम यहाँ से जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम ये तोड़फोड़ देखकर तुम्हें दुख होगा, इसलिए तुम यहाँ से जाओ ना। अविनाश कहते मैं इस प्रकार पलायन नहीं कर सकता। अविनाश है कि मैं इस प्रकार पलायन मतलब मैं इस प्रकार भाग नहीं सकता हूँ। निमेश के तुम्हें साथ दो, तो निमेश कहते कि तुम्हें साथ दो। नरेश के हाँ हमसे तो ज़्यादा ताकतवर हो, आओ हाथ बटाओ। तीनों जोरों से पत्थर शुरू कर देते, टूटने फूटने की आवाज़ आने लगती है। तीनों पत्थर शुरू कर देते और पत्थर जाते हैं तो टूटने फूटने की आवाज़ आती है। अविनाश तभी कहता है इन लोगों कि आप लोग मेरी बात सुनना नहीं चाहते, जैसी आपकी मर्जी है। कार्यालय के दरवाजे के पास जाकर खड़ा रहता है, भले मुझे ही चोट लगेगी। ये तीनों अविनाश की बात समझते नहीं है और पत्थराव शुरू करते, इसलिए अविनाश उन लोगों को कहते हैं कि तुम मेरी बात नहीं समझोगे। इसलिए अविनाश डायरेक्ट जाते हैं कार्यालय के दरवाजे के पास और वहाँ खड़ा रहता है, बोलता है कि अब पथराव करो, अगर चोट आएगी तो मुझे भी भले चोट लगेगी। रमेश कहते हैं हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचेंगे, हम निशाना लगाना जानते हैं। तभी रमेश कहते हैं कि हम तुम्हें चोट नहीं पहुँचेंगे, हम निशाना लगाना जानते हैं। निमेश नरेश अविनाश को बचाकर पत्थर फेंकते हैं। निमेश ये तीनों अविनाश को जहाँ से खड़ा है वो साइड नहीं दूसरी साइड पत्थर फेंकते हैं। नरेश हाँ वे थोड़ी हमारे दुश्मन है ये। पथराव चल रहा है, वह गोपी दौड़ती हुई आती है, अविनाश को सामने खड़ा देखकर चीख पड़ती है। पथराव शुरू है, उसी में गोपी अचानक आती है तो देखती है कि अविनाश है वो कार्यालय के ऑफिस के पास खड़ा है दरवाजे के पास, और ये तीनों लोग वहाँ पर पथराव कर रहे हैं। तो चीख पड़ती है मतलब चिल्लाती है गोपी, ओ यह क्या आप लोग अविनाश जी पर वार क्यों कर रहे हो? ये उसे लगा कि ये लोग तीनों अविनाश को पत्थर मार रहे हैं। तो ये गोपी कहती है कि तुम अविनाश के ऊपर पत्थर क्यों मारते हो? तभी रमेश कहते कि नहीं हम तो मकान पर मार रहे हैं। नरेश इन्हें समझाओ कि बीच से हट जाए। नरेश गोपी को कहते कि तुम इन्हें समझाओ कि बीच से हट जाएंगे। गोपी बोलती है वे नहीं हटेंगे। निमेश के तो हमारे पत्थर भी हैं। तभी निमेश कहता है तो हमारे पत्थर भी नहीं रुकेंगे। गोपी इन्हें चोट पहुंची तो गोपी कहती कि तो अगर इन्हें मतलब अविनाश को चोट पहुंची तो रमेश हम कब कहते कि ये चोट खाए? हम तो उन्हें बचाते रहेंगे और रहेंगे पर हो सकता है कोई पत्थर छिटक करेंगे। तभी रमेश कहते हैं हमने कब कहा कि हम उसे चोट पहुंचाएंगे? हम तो उसे बचाकर पत्थर फेंकेंगे, लेकिन कोई पत्थर छिटक कर उन्हें लग गया तो ही के। गोपी के हाँ हो सकता है, अच्छा हो कि इसका लाभ मुझे भी मिले, आप तो सुशिक्षित है बुद्धिमान है, रुक जाइए। तभी गोपी इन सबको समझाती कि हाँ तो मैं भी वहाँ पर खड़ी रहती हूँ और मुझे भी लगे आप तो सुशिक्षित है, मतलब कि आप पढ़े लिखे, आप तो समझ जाओ बुद्धिमान है। गोपी इन लोगों के आगे इधर उधर चलती रहती ताकि वे पत्थर ना फेंक सके, परंतु वे गोपी को बचाकर वार करने का मौका नहीं छोड़ते। गोपी उनके सामने इधर उधर दौड़ती है ताकि वो पत्थराव ना कर सके, लेकिन जैसे गोपी इधर उधर हो जाती है तो गोपी को भी बचाकर वो पत्थराव शुरू करते हैं। अविनाश अब ऊंची आवाज़ में कहता है इन्हें रोको मत गोपी, ये सुशिक्षित नहीं है, समझदार भी है, परंतु अभी उन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी तब मैंने स्वेच्छा से हाथ बढ़ाया था। अविनाश तब ऊंची आवाज़ में गोपी को कहते हैं कि इन्हें रोको मत, कि इन्हें पथराव करने दो। ये सुशिक्षित है, समझदार भी है, ये लोग सुशिक्षित है और समझदार भी है, पढ़े लिखे भी है और समझदार भी है, परंतु इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा नहीं है। मतलब इन्होंने अपने हाथ से कुछ रचा मतलब कि निर्माण करना। इन्होंने अपने हाथ से कुछ निर्माण नहीं किया है, इसलिए उसे लगाव नहीं है। मुझे इस मकान से लगाव है। अविनाश कहते हैं मुझे इस मकान से लगाव है, क्यों? क्योंकि जब इसकी नींव तैयार हो रही थी मैंने स्वेच्छा से अपना हाथ बढ़ाया था। जब यह मकान बन रहा था, उसकी नींव बन रही थी, तब मैंने स्वेच्छा से इसमें काम किया था। रमेश जैसे अविनाश की बात छू गई, रमेश ने ये बात सुनी और अविनाश की जो बात है उसे छू गई, मतलब कि वो बात से प्रभावित हो गया। रुक जाओ निमेश नरेश,
तभी वो निमेश और नरेश को रोकने के लिए कहते हैं। नरेश नहीं रुकता, रमेश उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता है। नरेश पत्थर फेंकते वक्त संतुलन गवा देता है, अविनाश को चोट लगती है। लेकिन वो रमेश है, वो नरेश और निमेश को रोकना चाहता है, लेकिन नरेश नहीं रुकता। तो रमेश उसका हाथ पकड़कर रोकना चाहता है, तभी नरेश अपने हाथ से पत्थर फेंकता है और संतुलन बिगड़ जाने पर वो पत्थर सीधा जाकर किसको लगता है? अविनाश को लगता है और अविनाश को चोट लगती है। गोपी, ओ आपने यह क्या किया? दौड़कर वो अविनाश का पोती और नरेश लज्जित होकर रुक जाता है। जैसे ही अविनाश को चोट लगी वैसे ही गोपी उसके पास गई तो नरेश थोड़ा लज्जित मतलब शर्मा जाता है। अविनाश के ये तो कुछ भी नहीं है। गोपी 2 कदम आगे आकर सामने आके गोले आते तो भी मैं नहीं हटता। यदि निमेश का नरेश ने मेरी तरह इस मकान की रचना में हाथ बटाया होता तो वे भी मेरे स्थान पर खड़े होते और अंत तक अडिग रहते, पर ये लोग तोड़ते हैं क्योंकि इन्होंने रचा नहीं है। तभी अविनाश ये बोलता है कि ये तो छोटी सी मामूली सी चोट है, शायद आग के गोले आते तो भी मैं यहाँ से हटता नहीं। और 2 कदम आगे आकर कहता है कि इन लोगों ने अभी तक कुछ रचना नहीं की है ना, इसलिए इन्हें लगाव नहीं है। मैंने तो यहाँ पर काम में हाथ बटाया। अगर ये लोग भी ऐसी ये मकान उन्होंने अगर कुछ रचा होता, मतलब कोई भी चीज़ की रचना की होती और उसके ऊपर मुश्किलें आती तो डटकर उसका सामना करते। तभी रमेश को अपनी जो गलती है उसका ज्ञान हो जाता है। कहते हमें माफ़ करो विनाश, तुमने आज हमें सही अर्थ में जगाया है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर हम संकल्प करते कि तुम्हारी या किसी की रचना को तोड़ेंगे नहीं, प्रतीक्षा करेंगे, सहेंगे। गोपी के देश में तो मैं भी आपका साथ दूंगी। निमेश, फिर प्रसाद जी की कविता का क्या होगा? गोपी के, हो सकता है कि किसी नए प्रसाद की रचना इस विद्रोह और प्रतीक्षा के बीच जन्म ले, आगे आकर बैठ जाती और सभी उसका अनुसरण करने लगते। मतलब यहाँ पर लेखक ने ये जो अविनाश के पात्र से समझाया कि अगर हमने कोई भी चीज़ की रचना की हो, या भी कोई भी गवर्नमेंट की जो ऑफिस है, गवर्नमेंट के जो कार्यालय है, जो ऑफिस है उनकी, वो सब हमारे लिए ही है। भले हमने उसकी रचना में साथ नहीं दिया, लेकिन ये आखिर में एक दिन काम हमारे लिए आएंगे। अगर हमें अपने घर, हमने जब घर बन रहा होता है तब हमारे मम्मी पापा ने उसकी रचना में अपना सहयोग दिया होता है, तो उनको घर के साथ कितना लगा होता है। थोड़ा सा भी कोई भी कुछ नुकसान होता है तो तुरंत अपना क्या होता है कि उनका सीने में जलन होने लगती है, हृदय दुख होता है उनको। वैसे ही अविनाश ने जब ये कार्यालय बन रहा था तब उसमें नींव में अपना हाथ बटाया था, इसलिए उसने के साथ लगा था, उसको लगा था कि ये मैंने बनाया है, इसलिए उसने जो रचना की थी उसके साथ उसका लगाव था और वो तीनों को समझा देता है। और लेखक यहाँ पर कहते हैं कि प्रतीक्षा करो, तोड़ फोड़ मत करो, स्टे होम सेफ